अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि चैप्टर नंबर 9 है गायनेकोलॉजी 10 टीचर्स का। उसमें हमारा टॉपिक क्या है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन कब कहेंगे पेशेंट को कि फलां पेशेंट जो है वो उसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या है कि जब एक वुमेन जो है प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में वो हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करती है। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कब? फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में इससे में क्या है कि हाइपरटेंशन हो गया है, तो उस हमारा माइंड में क्या होना चाहिए कि इसे क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या है कि जो इसके जो पेशेंट्स हैं वो प्री डिस्पोज करते हैं कि उसमें प्री इक्लैम्सिया भी हो सकता है। ठीक है, प्री इक्लैम्सिया हो सकता है क्रोनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है वो एसोसिएट करती है मिटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के साथ। ठीक है, मिटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रीट करना, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है क्रोनिक हाइपरटेंशन को। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। इसके कॉज क्या क्या हो सकता है क्रोनिक हाइपरटेंशन का। इसमें जो है इसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि 90% इसका कॉज है। 90% केसेज में क्या है कि इसेंशियल हाइपरटेंशन इसका कॉज है। ठीक है, और मोस्टली जो है ये इडियोपैथिक भी होती है। ठीक है, इडियोपैथिक भी होती है, लेकिन 90% केसेस में क्या है कि इसेंशियल हाइपरटेंशन का कॉज होता है। इसके अलावा क्या है, कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, वेस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, इसके अलावा कोई रीनल डिजीज़ हो सकती है, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो सकती है, रीनल डिजीज़, पॉलीसिस्टिक डिजीज़। मीन्स बेसिकली आपको कुछ ना कुछ इसके कॉजेज पता होना चाहिए क्रोनिक हाइपरटेंशन के। ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करवाते हैं कि सीरम क्रेटिनिन करवाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सीरम क्रेटिनिन के लेवल चेक कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस। और क्या है साथ में प्रोटीन क्वांटिफिकेशन करवाते हैं, प्रोटीन क्वांटिफिकेशन। ठीक है, और क्या करते हैं कि रीनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, रीनल स्कैन करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की कि अगर एक पेशेंट है प्रेजेंट करता है क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ तो हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमारे पास 2 कंडीशन होती है, या तो वो माइल्ड हो सकता है या फिर क्या है कि मॉडरेट हो सकता है, माइल्ड और मॉडरेट। माइल्ड हम कब कहेंगे कि जब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 150/100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि पेशेंट जो है उसे माइल्ड क्रोनिक हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर मॉडरेट या स्वेयर है तो उसमें क्या होगा कि अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है 150/100 से ज़्यादा होगा, मोर देन 150/100, तो उसमें क्या है कि स्वेयर हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, अगर तो वो माइल्ड है तो उसके लिए हमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है कि उसे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो केयरफुली मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, पेशेंट की केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है। बट अगर वो स्वेयर हाइपरटेंशन के साथ है तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसे मेडिकेशंस देनी है। उसमें हमारे पास क्या है कि लिबिटलोल टैबलेट्स होती हैं, लिबिटलोल, मिथाइल डोपा, और क्या है निफेडिपिन। ठीक है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं मेडिसिन की, ये हमने देनी है। और इसके साथ साथ जो है पेशेंट की जो फीटस की जो डिलीवरी है वो हमने कब करनी है, 39 वीक्स पे करनी है। डिलीवरी कब होगी, 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। ठीक है, 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसमें हम डिलीवरी जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे कि जो केयरफुल सर्विलियंस करेंगे पेशेंट की आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड में। पोस्टमार्टम पीरियड मीन्स के पोस्टमार्टम पीरियड वो होता है डिलीवरी के बाद के जो 6 वीक्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम वीक होता है। उसमें हम क्या करेंगे, केयरफुल सर्विलियंस करेंगे। केयरफुल सर्विलियंस चेक मीन्स कि उसमें हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे। और ब्लड प्रेशर पहले तो कम ही होता है, लेकिन 3rd और 4th डे पे क्या है, ज़्यादा हो सकता है। 3rd और 4th डे ऑफ पोस्टमार्टम डे पे ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर सकता है, इसलिए हमने उसकी केयरफुल सर्विलियंस करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग इंकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। ठीक है,
तो ये थी हमारे पास मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में आप लोगों ने याद रखना कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हमने कौन कौन सी मेडिसिन जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं देनी। तो उसमें क्या है कि एस इनहिबिटर्स हैं जो हमने नहीं देने, एस इनहिबिटर्स जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। और इसके अलावा क्या, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, ये नहीं देने। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, एटिनोलोल नहीं देने, ठीक है। ये हमने क्यों नहीं देने, एक तो ये इनका ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होता है, इसके अलावा क्या है कि फीटल की जो ग्रोथ है उस पर इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये कि मेडिसिन क्या है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो क्रोनिक हाइपरटेंशन की पेशेंट होती है उसमें प्री इक्लेम्पिया का चांस भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमारे पास रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं कि अगर एक वुमेन में ये रिस्क फैक्टर होंगे तो उसमें प्री इक्लेम्पिया होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। उसमें क्या है कि अगर वो रीनल डिजीज़ के साथ है, रीनल डिजीज़ है उसे, ठीक है। और अगर मिटरनल एज जो है मोर देन 40 ईयर्स है, एज मिटरनल एज क्या है, मोर देन 40 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, अगर उसे प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और क्या है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तब भी उसमें चांस है कि उसे प्री इक्लेम्पिया हो सकता है। इसके अलावा उसमें ब्लड प्रेशर जो है अर्ली प्रेगनेंसी में 160/100 से ज़्यादा होगा तो भी उसमें रिस्क है कि वो प्री इक्लेम्पिया हो सकता है उसे, या प्रीवियस प्री इक्लेम्पिया की भी हिस्ट्री हो, या फिर क्या है कि उसका जो BMI है वो BMI का मोर देन 35 हो। तो ये सारे रिस्क फैक्टर अगर एक फीमेल में है और उसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो उससे प्री इक्लेम्पिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।